कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 2022 के रण ने पकड़ा जोर। 2022 के रण का अभी थोड़ा वक्त है, कम से कम 6 महीने का समय है चुनाव शुरू होने में, क्योंकि और उसके बाद 3 महीने और हैं सरकार के पास, मार्च तक सरकार बननी है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है पूरे देश का, और यही कारण है कि इस रण को जीतने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो जीत दर्ज की थी वो उसको बरकरार रखने के लिए बेताब है और वो किसी भी कीमत पर इसको खोना नहीं चाहती है। यही कारण है कि वो एक एक छोटी छोटी चीज़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और आज उसने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कार्य समिति की बैठक भी कर डाली, तय कर डाला कि आखिर क्या होगा, कैसे हमको आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें तय हो गई। पिछले 1.5-2 महीने की अगर हम बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कील कांटे ठीक कर रही है और एक एक चीज़ को दुरुस्त कर रही है। यहाँ तक कि कल प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कल अपने चुनाव का आगाज़ भी कर दिया, यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत भी कर दी। ऐसे में दूसरी पार्टियां क्यों पीछे रहती? समाजवादी पार्टी ने भी कल हल्ला बोल किया था और बाकी की राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब आज 3 दिन के दौरे पर हैं और आ करके वो गांधी जी की प्रतिमा पर उन्होंने मौन धारण कर लिया। यहाँ पर उन्होंने करीब 1 घंटे तक, 40 मिनट तक उन्होंने मौन धारण किया और संदेश दिया। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2022 का जो रण है उसने अब गति पकड़ ली है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार का दिन यूपी की सियासत का सबसे बड़ा दिन रहा, जहां एक तरफ बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का विजन रखा गया, तो दूसरी तरफ लखनऊ में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विजन 2022 का आगाज कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी, तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की तैयारियों को और ताकत देने के लिए प्रियंका गांधी यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर हैं। ऐसे में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पहले दिन आगाज किया वो 2022 के शंखनाद से कम नहीं है। दोनों दलों ने अपने अपने मन से सियासी हुंकार भरी तो एक दूसरे पर जुबानी तीर भी छोड़े। जहां एक तरफ बीजेपी ने विपक्ष पर वार किया तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी मीडिया के सामने आकर सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। वोकल फॉर लोकल, यानी जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहले से काम किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की वह अभिनव योजना जो देश की एक लोकप्रिय योजनाओं में आज बदल चुकी है। परंपरागत उत्पाद की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं, उस पर बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज दिया। और उस पैकेज के माध्यम से आपने देखा होगा, जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए तो ज्यादातर को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी उन्हीं संस्थानों में या उन्हीं यूनिट में देने की एक बेहतरीन कार्य किया गया, जिसके कारण सेकंड वेव में जो माइग्रेंट की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, उस पलायन की समस्या को रोकने में हमें मदद मिली। मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग
कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए। यूपी में बढ़ते तापमान के बीच सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। बस इंतजार है तो 7 महीने बाद चुनावी घमासान के आधिकारिक ऐलान का, जिसकी हुंकार अभी से भरी जा रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। यूपी के करीब 67 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। 75 जिलों में से 67 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति का यहाँ सूखा कतई नहीं है। राजनीति में पूरी तरीके से लोग लगे हुए हैं और सियासी पारा लगातार यहाँ पर चढ़ता जा रहा है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे पास में शशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर है। बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। और हम सीधा रुख करेंगे शशिकांत पांडे जी का। शशिकांत पांडे जी, आपको क्या लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 67 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हो नहीं रही है, मानसून का मौसम है, लेकिन राजनीति का पारा पूरे चरम पर है? बिल्कुल सन्निकट है और सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। हर कोई जो है वो मौके का लाभ उठाना चाहेगा और एक के बाद एक जो है वो प्रदेश हो या देश हो वो आपदा से गुजरा है, चाहे पहले वो कोरोना महामारी हो या फिर अभी जो सूखे की समस्या है, बाढ़ की जो समस्या है। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव सन्निकट है और स्वाभाविक है कि उस सभी राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने स्तर पर प्रयत्नशील हैं। तमाम राजनीतिक नेताओं के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं और सभी की अपने अपने स्तर पर तैयारियां निश्चित रूप से शुरू हो गई हैं और वो हमें अब धीरे धीरे हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय पर वो जो है वो जमीनी पर जो है वो उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी हम थोड़ा वक्त और आपका और लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम 4 पार्टियों की बात करें, सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी कार्यसमिति की बैठक की और प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ आई 3 दिन के दौरे पर। सपा ने हल्ला बोल कल किया था और बसपा ने अपनी राजनीति बदली है। क्या कहेंगे इन सारी पार्टियों को देख करके कि कितनी किसकी तैयारी चल रही है? में जो राजनीतिक परिदृश्य है अगर उसकी बात करें तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, स्वाभाविक रूप से है उसकी उपस्थिति जो है वह दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पंचायत चुनाव में परफॉर्म किया और यद्यपि कि वह आगे मटेरियलाइज नहीं कर पाया उनके पक्ष में, वह एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक पंचायत चुनाव से ऑक्सीजन मिला है, निश्चित रूप से जो पार्टी है और उसके कार्यकर्ता है वो उत्साहित है। और जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वह समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द आगे होगी। आगे जो चुनाव होगा यह दिखाई पड़ रहा है कि और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं 2 फ्रंट पर पार्टियां होंगी। रही बात बसपा की, तो बसपा आप जानते हैं कि कोई जन आंदोलनों की या आंदोलनों की कोई पार्टी नहीं है और वो टिकट वितरण से ही उनका दिखाई पड़ता है, उनका रुझान दिखाई पड़ता है कि वह किसको किस तरह का टिकट देते हैं, उनके क्या इक्वेशंस बनेंगे। अलग अलग पार्टियां, चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने जो है वो बड़ी पार्टियों से घोषणा कर दी है कि वो अलायंस नहीं करेगी, बसपा ने भी यह स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसे में ये छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी का किस वो अलायंस जो है वो किस रूप में वर्क करता है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जी भी है, वो उन्होंने ओवैसी और अन्य लोगों को साथ लेकर के अपने आप को जो है वो एक गुट बनाने की कोशिश की है।
ये किस तरह के समीकरण अभी बन बिगड़ रहे हैं, वो क्या रूप लेंगे धरातल पर, बहुत कुछ जो है वो आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की टीम है जो कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने जमीन पर, जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन वो जमीन पर वो कितना जो है वो कितना मैटेरियलाइज करेगा, कितना वो अचीव कर पाएंगे अभी, क्योंकि पार्टी उनकी बहुत लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और संगठनात्मक आधार पर भी पार्टी जो है बहुत कमजोर है। तो ऐसे वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो प्रियंका कितना उत्तर प्रदेश में समय देती हैं और आगे वो किस रूप में जो है वो अपनी रणनीति में जो है वो बदलाव लाते हैं। क्योंकि दिल्ली में भी प्रशांत किशोर से भी मीटिंग हुई है राहुल गांधी की, तो बहुत कुछ अभी आगे वो समीकरण दिखाई देंगे, बनते बिगड़ते। समीकरण अभी बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त सियासी पारा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब आपका। और हम रुक करेंगे शशांक जी का। शशांक जी, क्या तैयारी आपकी? कल जिस तरह से आपने हल्ला बोला, लेकिन उसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों ने ये नारा लगा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, और उसमें से 5 लोग गिरफ्तार भी हो गए। जो गिरफ्तार हुए उसमें एक पर आरोप ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि ये खिलवाड़ क्या हो रहा है, कहाँ से खेल हो रहा है। वो तो खैर पुलिस का जांच का विषय है, उसके तो कोई भी धरना प्रदर्शन विरोध होता है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कोई ना इस चीज को हम लोग पसंद करते हैं, ना इस चीज की कोई आदि। और रहेगी बात तैयारी की, तो तैयारी बड़ा स्पष्ट रूप से यह है कि कल का जो कार्यक्रम था वो भी केवल 2 दिन की तैयारी थी, और उससे पहले पंचायत चुनाव वाली स्थिति आई थी। तो हमें लग रहा है कि कार्यकर्ता मूड में है, और जो उत्तर प्रदेश का मूड है वो इस बात का है कि बीजेपी तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनकी संगठन अच्छा है और वो लगातार रहते, और एक अच्छा खासा उनका एक अपना वोट बैंक है, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट ऐसा भी है जो बीजेपी को नहीं चाहता। तो हमें तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लड़ते हुए दिखाई देंगे, अगर विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाई होगी, तो जनता का मूड इस समय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाने का बन चुका है, और उसका हमें लगता है कि इसी उम्मीद पर और इसी विश्वास पर संघर्ष कर रहे हैं। जी चलिए विजय खेरा साहब, आपकी तैयारी सबसे आगे चल रही है सर, चूंकि सरकार है आपकी, तो जाहिर सी बात है कि आपको माइलेज भी मिल रहा है। क्या लगता है कि तैयारी मुकम्मल हो गई है, अभी और कुछ बाकी है? आपकी आज वर्चुअल मीटिंग भी थी, कार्य समिति की बैठक भी थी। वो बात ये है, जब तक चुनाव नहीं हो जाए उस दिन तक तैयारी चलती रहती है। चुनाव तो एक बड़ा लंबा, आप जानते हैं, बड़ा भारी युद्ध है, जिसमें सभी पार्टियां आखिरी मिनट तक जनता जो बस की करती हैं। लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी का ये है कि उसका कार्यकर्ता समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल काम करती है, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं। कि ये लोग जैसे आ गए ना, चुनाव के वक्त शुरू हो गया। आजकल आपको मायावती जी भी दिखाई देने लगी, बोलती है। अभी ये पूरा कोरोना पीरियड निकल गया, साहबा वाले साहब घर में बैठे रहे, लेकिन जब कुछ अगर कमी नजर आई तो उसने चिल्लाने लगे, घर में बैठ के एक आध कॉन्फ्रेंस कर दी, लखनऊ में बैठ के काम खत्म हो गया। इस सबसे थोड़ी होगा। आज प्रियंका गांधी 2 साल के बाद आई है, 2 साल के बाद पहुंची है लखनऊ में कोई कार्यक्रम के लिए। तो इस तरह से अगर ये पार्टियां करेंगी तो 7 सीटों पे विधानसभा पे जीत पाई थी कांग्रेस पिछली बार, खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। और अब जिस तरह से इन्होंने बनाया है, अध्यक्ष बना रहे हैं, कभी जिला अध्यक्ष बदल रहे हैं। प्रियंका गांधी पहले भी फेल हो चुकी है, पूरी जोर लगा ली थी, सिंधिया जी साथ में आए थे चुनाव में पीछे, ये बड़ा भारी दिखा रहे थे कि अब दोनों लोग मिलके कुछ करेंगे। जब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चौपट हो गया, यहाँ तक कि इनके बड़े भारी नेता अध्यक्ष जी भी चुनाव हार गए अमेठी से, चल दिए, सब हो गया। तो उसके बाद बलि का बकरा किसको बना दिया? सिंधिया जी को, ताकि प्रियंका जी की इमेज में बनी रहे पूरी की पूरी। फट से उन्होंने उनके साथ मिलना बंद कर दिया, उनको राज्यसभा का सदस्य देने से मना कर दिया। तो बलि का बकरा बनना किसको चाहिए था? प्रियंका जी को। स्टार लीडर तो आप थी, वो तो आपके साथ थे,
इसी तरह क्या हुआ, बंगाल में चुनाव में गए राहुल गांधी, तो उन्होंने 2 जगह असेंबली सीट में वहां गए जहां कांग्रेस जीती हुई थी, पहले 2 सिटिंग विधायक थे। अरे आप बंगाल में जाते ना जहां हारे हैं लोग, उन 2 को भी निपटा के चले आए। तो अब इस सबसे क्या होने जाने वाला है? अगर आप चुनाव के 6 महीने 8 महीने रह गए, वहां के बैठ गए, प्रियंका जी आ जाए, अब ओल्ड वाइन नई बोतल में सब चलता थोड़ी ना इस तरह से। काम चाहिए है। कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं बचा है, तो इनके आने जाने से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, सपा के पास थोड़ा बहुत संगठन है, लेकिन उनका संगठन वो है सब अपराधियों का है, उसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है, फिर रिजेक्ट करेगी। आधे आधे भीतर हैं, आधे फिर चले जाएंगे जब और केस खोलेंगे, कभी आगे चल के साल में 2 साल में। तो यानी वो सब अपराधियों के इकट्ठा कर करके पार्टी बना के कभी कुछ दिन तो चल सकती है, पर इस तरह ग्रोह पार्टी लंबे दिनों तक थोड़ी चल सकती है। हालत ये है कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। आज आपकी वर्चुअल मीटिंग थी, कार्य समिति की बैठक थी, उसमें कहा गया, जेपी नड्डा साहब ने कहा कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन चल रहा है और तमाम खूबियां गिनाई कि हमने अमेरिका से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है। देश के वैक्सीनेशन को अपनाने के लिए हिंदुस्तान का हर प्रदेश नहीं, विश्व के कंट्री भी इस समय योगी जी की तरफ देख रहे हैं। वो पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तक ये कहा है कि हमको कैसे योगी जी ने इतना बड़ी जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल किया है, हमें इसके बारे में जानकारी मिले, हो सके तो योगी जी आ जाएं ऑस्ट्रेलिया में। ये योगी जी इज डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। WHO उनकी तारीफ करता है, यूएन उनकी प्रशंसा करता है। हर कोई जहां उनका रिकॉर्ड देखेंगे आप, इतनी बड़ी 22-25 करोड़ की जनसंख्या में कंट्रोल करना, यानी 60-70 तो केसेस उत्तर प्रदेश से आधी चौथाई जनसंख्या के हैं, और जिनकी जनसंख्या हमसे चौथाई थी उसमें उन लोगों का मृत्यु दर हमसे ज्यादा है, और वो लोग कंट्रोल कम कर पाए। पर योगी जी ने अपना 3T प्लान करके रात दिन काम करके और पूरी के पूरी ऑफिसर मशीनरी को ग्लेवनाइज करके एक्टिव करके, मैंने हर अफसर को इतना एक्टिव किया, डॉक्टर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे SDM हो, 24 घंटे जो ड्यूटी कर रहे थे, उसका नतीजा हमारे। विजय खेरा साहब, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि हमारे यहाँ भारत में और खासकर यूपी में कितना वैक्सीनेशन हुआ अभी तक? पूरे भारत में पूरे भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन कितना हुआ है अभी तक? मेरे पास जब आंकड़े थे, हमने आपको बताया था कि हमारा वैक्सीनेशन का रेट, जब उन लोगों का 35% रेट था अमेरिका का, और जब इंग्लैंड का रेट भी इतना ही था लगभग, तो हमारा रेट बराबर से चला है, ज्यादा भी चला है। तो हम उनसे कभी पिछड़े नहीं है रेट में। पर एग्जैक्टली अगर आंकड़े आपको चाहिए तो इंटरवल के बाद मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ कि हिंदुस्तान कितना आगे चल रहा है। हम अपने टारगेट में बिल्कुल कंप्लीट चल रहे हैं, हमने कंट्रोल भी कर लिया, वैक्सीनेशन में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, गांव में वैक्सीनेशन चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आज लगभग सब जगह 0 केसेस हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, आपके सामने ये सारी बातें। और वैक्सीनेशन का भी हमारा जो टारगेट, जी कंट्रोल कर लिया पूरा आपने, बिल्कुल ठीक करेंगे जी। शशिकांत पांडे जी, आप देख रहे हैं भारतीय, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में सबसे आगे है और चुनाव के लिए तो वो हरदम टॉप पर रहती है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो ये वैक्सीनेशन की बात चल रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? स्वाभाविक है कि जो पार्टी सत्ता में है वो दावे करेगी कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, जो विपक्ष है वो आरोप लगाएगा। लेकिन जो वास्तविकता है कि निश्चित रूप से वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश में चली है और वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन जो उसका जो पेस है जो होना चाहिए, और वो उसमें हम बहुत पीछे हैं। अभी भी जो फिगर है, अगर आप देखें कि अगर दोनों डोज जो लगने चाहिए वैक्सीन के, उसका फिगर एग्जैक्टली आज की रेट का तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों का था कि वो 5% था। आज अगर 10% अगर पॉपुलेशन अगर फुली वैक्सीनेटेड है, तो हम अमेरिका किस तरह की तुलना की बात करते हैं, जब ये बात जरा सा मुझे समझ में नहीं आती। और बहुत सारी चीजें विजय खेरा साहब से समझ लेते सर, आपको भी समझ में आ जाएगा, तो आप जब आगे से बैठेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। खेरा साहब जरा शशिकांत जी को भी समझा दीजिए कि उन्हें भी पता नहीं चल रहा कि कितना चल रहा है। खेरा साहब आपको आवाज मिल रही है? कह रहे हैं
खेरा साहब वो कह रहे हैं शशिकांत पांडे जी अपना सवाल पूछ लीजिए विजय खेरा साहब से। हाँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था प्रदीप जी, और मेरा बस यही कहना था कि चूंकि स्वाभाविक है कि वो पार्टी के तरफ से अगर विजय खेरा जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो पार्टी की बात करेंगे, और मैं एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हूं तो मेरा अपना बस यही मानना है कि निश्चित रूप से कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना जो है वो बाकी है। उत्तर प्रदेश में जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी आबादी का भी वैक्सीनेशन होना है। विशेषकर जब दोनों डोजेस की बात करें तो दोनों डोज के जो है वो अभी बहुत कम आबादी को लग पाए हैं, और इस पर जो है सरकार को और ज्यादा जो है वो तैयारियों की जरूरत है, और इसलिए स्वाभाविक है कि विपक्ष हो या आमजन हो, यह प्रश्न उस पर होगा, उस पर। खेरा साहब, अब आप हमसे पूछ रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। मैं एक बात जानता हूं कि 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, और 90 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेशन जो हमारा टारगेट है, जिस तरह हम चल रहे हैं, हम दिसंबर में पूरा कर रहे हैं। नहीं, बात वो नहीं खेरा साहब, वो आप ठीक करें, बात वो नहीं खेरा साहब, वो आप ठीक करें कि 90 करोड़ आप देंगे, 220 करोड़ 240 करोड़ डोज आप बनवा देंगे, ये तो सब प्रधानमंत्री कह चुके हैं। आपने कहा कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, अमेरिका से हम बहुत आगे हैं, प्रधानमंत्री जी भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन शशिकांत जी कह रहे हैं कि अभी तो वो टारगेट ही हम अचीव नहीं कर पा रहे, मिल ही नहीं रहा है। 8 महीने 6 महीने तक तब क्या हुआ था? अमेरिका से ऊपर चला हिंदुस्तान, और अगले अमेरिका से नहीं, इंग्लैंड से ऊपर चला हिंदुस्तान बराबर। तब क्या, तब तो कोई बात नहीं थी। ये बात अब हो सकती है कि अब अमेरिका हो सकता है हमसे, हमने आपसे पहले कहा कि आपने हमसे बहस कोई और की थी, आप वैक्सीनेशन के आंकड़े पूछ रहे तो इंटरवल के बाद चूंकि नड्डा साहब ने आज ये, भाई खेरा साहब, नड्डा साहब ने आज आंकड़े ये प्रस्तुत किए थे, इसीलिए हमने आपसे पूछा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ जी। उनको पता लग जाएगा क्या बोल रहे हैं, 10%, 5%, क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये तो विशेषज्ञ, इनको तो मालूम होना चाहिए ना। एक मिनट विजय खेरा जी, मैं खैर वैक्सीनेशन का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दोनों डोजेज लगे हैं वो 7.78 करोड़ पॉपुलेशन को ही लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान की आबादी क्या है और क्या वैक्सीनेशन हुआ है। आपने 7.8 को बोला है ना? 7.78 करोड़ जो है वो पीपल, जो हमारे जनता है वो फुली वैक्सीनेटेड हुई है, यानी मैं दोनों डोजेस की बात कर रहा हूँ। तो फिर यही तो गलती कर रहे हैं आप, यही गलती कर रहे हैं आप जी। आप दोनों डोज की बात कर रहे हैं, आप सिंगल डोज की बात करिए ना, पहले बात को घुमाते क्यों हैं? फाइनल डोज की बात हमने नहीं करी थी अभी हमने ये कहा कि चलिए कोई नहीं, ये वैक्सीनेटेड हुए हैं, अगर सिंगल वैक्सीनेशन हुआ है, एक मिनट, आप फाइनल डोज में फिर 3 महीने बाद लगती है, किसी की 2 महीने बाद लगती है, 24 घंटे बाद लगा दें। आप बात को घुमा के क्यों बात पेश कर रहे हैं? आप पहले ये बोलिए सिंगल डोज कितनी लगी है, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। अगर 90 डेज में लगनी है कोई डोज, 1 सेकंड, अगर 90 डेज में लगनी है तो 4 दिन बाद लगा दे क्या? टोटल डोज 39 करोड़ लगी है, 39.1 करोड़। ऐसे बात करो ना, 40%, 35% लगी है इंग्लैंड में, ऐसे आइए ना आप सामने। डबल डोज की बात करके सिंगल आपने 7% करके सबको घुमा दिया। आपने सही बोला, लेकिन बात तो वैसे गलत समझ, आपने बोला सही होगा, लेकिन बात समझी तो गलत गई ना। अगर हमने 40 करोड़ के आसपास लगा दी है, 40 करोड़ लगा देंगे दिसंबर। नहीं, एक बस विजय खेड़ा साहब जो डिटेल बता रहे हैं, मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ। हाईएस्ट रिकॉर्ड 90 लाख डोजेज एक दिन में बनाया था, और बड़ी तारीफ हुई थी, और वास्तव में एक बड़ी बात, 90 लाख। वैसे ये देश 11 करोड़ पोलियो पल्स ड्रॉप एक दिन में बुला चुका है, और उसके बाद से लगातार पर डे का जो आंकड़ा आ रहा है वो 34 लाख, 42 लाख, 45 लाख, 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है पिछले एक हफ्ते से। खेड़ा साहब इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, कर रहे हैं, मान रहे हैं आपकी बात। अच्छा, और इस रेशियो से अगर आपने, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 31 दिसंबर तक सारे 90 करोड़ लोग को डोज करा देंगे, तो खेड़ा साहब इसको भी एक इंटरवल के बाद चेक कर लेंगे कि आज से अगर शुरू किया जाए तो 88 लाख डोजेज पर डे आप लगाएंगे, तब जाके 31 दिसंबर तक आप 100% वैक्सीनेशन पे पहुंच पाएंगे। मैं खाली इतना आंकड़े की बात है तो मैं आंकड़ा बता जी। आप खेरा साहब आपके पास आऊंगा, पहले ब्रेक लूंगा। खेरा साहब, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, मेरी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और जी खेरा साहब, आपकी बात का जवाब जरूर लूंगा,
और जो राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जावेद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। हम उनसे भी उनके प्रियंका गांधी वाड्रा के विषय में समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम खेरा साहब के पास सीधे चलेंगे। खेरा साहब ज़रूर जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद जावेद साहब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, जावेद साहब का रुख करें। खेरा साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। आवश्यक है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नीशियंस और जिनको लगवाना है वो लोग, ये सब बात जरूरी है 4 में से। तब जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, 66 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर हम दे रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, इसलिए इस बात को काटता है। दे रहे हैं ना सर, ऑर्डर अभी दे रहे हैं, अभी ऑर्डर दिया नहीं आपने। दिसंबर तक 135 करोड़ वैक्सीन हमारे पास होंगी दिसंबर तक। ठीक है, 135 बल्कि शायद अगस्त तक। खेरा साहब ऑर्डर अभी आप दे रहे हैं, ऑर्डर अभी आपने दिया नहीं है और अभी 135 करोड़ दिसंबर तक होगी। हम ये मैं वही समझना चाह रहा था ना, जिससे मैं और आपकी एडवोकेसी कर सके कि कैसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है। बता रहे थे, ये भी कह रहे थे, हमने ये उस दिन ट्रायल कर लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, एक दिन में 90 लाख लगा सकते। सवाल ये है, आप क्या है कि डिस्कशन करने के लिए विरोधी कुछ भी बोलेंगे और आप भी कुछ भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं, वो सब ठीक ठाक है, पर इन बातों को आपको समझना होगा कि हम जाके जबरदस्ती नहीं लगा सकते, लोगों को तैयार भी करना है। अभी लोग फिर नहीं आ रहे वैक्सीन लगवाने के लिए, आप समझिए समस्या, अभी फिर नहीं आ रहे। पहले लोगों को जो डर लगा हुआ था। ठीक है खेरा साहब आपकी बात आ गई। जावेद साहब आपके पास आ रहा हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा, विजय खेरा साहब कह रहे हैं पिछले 2 साल से गायब थी, 2 साल के बाद दिखाई दी हैं। 2 साल से तो भाजपा भी जमीन से गायब थी। अब जब चुनाव सर पे आ गया है तो इनका जो है पन्ना प्रमुख तक सक्रिय हो रहा है। जब ये कोविड काल चल रहा था उस समय कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद भाजपा का, कोई पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा था। अगर प्रियंका जी आ गई होती उस काल में तो यही भाजपा बोल रही होती कि प्रियंका जी ने कोरोना फैला देने का काम किया, ये संक्रमण फैलाने की जिम्मेदारी प्रियंका जी पर है, ये भाजपा बोल रही होती। तो ये इस तरीके की बातें और जुमलेबाजी करना, तो ये आरएसएस के कारखाने में ये सब कुछ रोज तैयार हुआ करता है। विजय खेरा साहब कुछ भी कहें, इनके नेता कुछ भी कहें, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल खेलते हैं। ये देश के लोगों को ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी ये भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठे और फर्जी आंकड़े पेश करके, और उससे झूठी प्रशंसा हासिल करने का प्रयास करते हैं। प्रशंसा कहीं नहीं मिलती है। ये पता नहीं किस वैज्ञानिक ने कह दिया नीति आयोग में बैठ के कि अब 84 दिन बाद जो है सेकेंड डोज लगेगी। आप पहले 4 से 6 हफ्ते का बीच में जो है गैप था, अब आपने उसको और बढ़ा दिया। अरे खेरा साहब, वैक्सीनेशन की बात खत्म हो गई। अबे साहब, अब वैक्सीनेशन की बात खत्म हो गई। आप जल्दी से ये बता दीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के लिए आई हैं और कहा तो ये जा रहा था कि वो यहाँ घर बना करके रहेंगी, पूरी तरीके से लखनऊ वासी हो जाएंगी। एक बेटे को बुलाया था जो जुमला उछाल रहा था, उसका भी कोई अता पता नहीं है। काशी को क्योटो बना रहा था, आज काशी की स्थिति क्या है? ये बात जो है करना क्या, वो दिल्ली छोड़ दें या लखनऊ में रहे, ये तो पार्टी तय करेगी। आदरणीय प्रियंका जी तय करेंगी, वो लखनऊ में ही रहेंगी, पूरे प्रदेश में रहेंगी, वो प्रदेश का भ्रमण करेंगी, जहां आवश्यकता दल को होगी वहां भी जाएंगी। ये एक विजिट है। जावेद साहब अपनी सभी चीजों को लोगों से मिल रही है, कल किन किन लोगों से मिलेंगी, आज किन से मिली है, ये सब आपके समझ है, इसमें कहीं कोई दूसरी चीजें नहीं है। अब ये आरोप कि वो नहीं रहेंगी, अरे क्यों नहीं रहेंगी, वो तो रहने के लिए ही मकान बना उनका, और वो रहेंगे। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती जाएगी वो रहती जाएंगी। यहाँ चीजों से क्या फर्क, बीजेपी में क्या बौखलाहट है, क्यों इस तरीके के परसेप्शन? सवाल जावेद साहब, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपके नेता यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं, चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका हो। कि पर्यटन के लिए गए थे, 2 विधानसभा में गए थे राहुल जी। आंध्रा क्या करने गए थे?
अरे विजय खैरा जी, आप तो मत बोलिए, जो कुछ आपके पास है कांग्रेस का दिया हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात दिया है क्या दिया हुआ आज तक भाजपा की कितनी गुलामी कर लीजिए, आश्रय और सम्मान कांग्रेस ही आपको भी देगी, और उसने दिया भी है आपको। ऐसा नहीं है विजय खैरा साहब, आप हमारे लिए सम्मानित हैं। आपको क्या दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और सम्मान इसलिए भी है कि पूर्व कांग्रेसी हैं और हम दोनों आप हमारी उस बात को समझिए। देखिए, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की बात भी कहना चाहिए। सत्ता में आकर अहंकार और आत्ममुग्धता किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है। शशिकांत पांडे जी, ये बात ठीक है कि इस बार कांग्रेस थोड़ा पहले जग गई है, वरना कांग्रेस हमेशा चुनाव से 1-2 महीने पहले आती थी और फिर गायब हो जाती थी। आपको क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इतने समय से पीछे, कुछ समय से आ रही हैं और संघर्ष भी कर रही हैं, कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है कुछ? जो है वो किस रूप में जो है वो प्रियंका गांधी को जो है प्रदेश भर में उनके कितनी विजिट्स होती है, कितने दौरे होते हैं, कितना वो समय देती हैं, उनके निश्चित रूप से चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो इलाहाबाद में निषादों के साथ हो, उनकी विजिट्स हुई, लेकिन वो विजिट होती है, उसके बाद जो है वो फिर वो वापस चली जाती है और वो चीज जो है वो आगे एक मोमेंटम नहीं पकड़ पाता है। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है फिर। शुरू में भी कहा कि चूंकि सत्ता से लंबे समय से बाहर है तो उसका संगठन भी कमजोर है। अगर उसके संगठन और जमीन पर अगर उसके कार्यकर्ता जो है उन चीजों को कितनी तेजी से आगे ले जाते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी को पहली बार एक बड़ा जिम्मेदारी मिला है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने दायित्व जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिल करके वो निर्वहन किया था, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश का दायित्व उनके पास है। वो जनता के साथ अच्छे से संवाद कर लेती हैं और कनेक्ट करती हैं, जनता के मुद्दों को भी उठाती हैं। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो पार्टी जो है कितना जो है वो जनता के बीच में पहुंचती है, क्योंकि हो सकता है कि नेता आपका नहीं फिलहाल जी बहुत क्राउड जो है वो अपने पक्ष में कर रहे थे, लेकिन वो पिछली बार भी 38 सीटों पर लगभग जड़े और 37 पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और कांग्रेस भी हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो भीड़ कितना वोट में ट्रांसलेट करेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पार्टी अपने इस चुनाव में किस तरह से तैयारी कर रही है। जी आपने एक और आपसे समझना चाहेंगे कि हमने शशांक जी से सवाल पूछा था कि कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी की का जो चल रहा था, अभियान चल रहा था, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जी उसमें अभी शशांक जी ने उस जवाब में भी बताया उन्होंने कि उसमें एक जो ये तो मैटर जो है वो पुलिस का है और इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन उन्होंने ही बताया कि उसमें जो है वो एक व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। अब ये चीजें चूंकि जो है वो चूंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और इसमें ये थोड़ा ऐसे वास्तव में कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई पार्टी जब वो विरोध और प्रदर्शन कर रही है तो उसमें जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में वहां पर नारेबाजी करवा करके और अपने जो है वो लोगों को ही एक तरह से जो है जनता को अपने खेमे से बाहर करने की कोशिश करेगी या नाराज करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस पर जो है कुछ कमेंट नहीं किया सकता। चुनाव का चूंकि समय है, स्वाभाविक है कि दोनों ही जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो मजबूती से लामबंद होगा और इस तरह के तमाम मुद्दे अभी वो बड़े पैमाने पर हो सकता है कि वो आगे आएंगे और वो देखना होगा कि वो जो है किस तरह के जो है इक्वेशंस बनते हैं आगे चल। ठीक है विजय खेरा साहब, ठीक है विजय खेरा साहब, समाजवादी पार्टी के का जो प्रोग्राम था उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आरोप ये लग रहा है कि उसमें आपके भी कुछ साथी आप ही लोगों ने भेजा था। अभी किसी ने ये कहा था कि उसमें एक कोई था, जी था कि नहीं था या कौन था ये तो नहीं पता है, लेकिन ये कह रहे हैं वो तो जांच वांच हो जाएगी, सब पता लग जाएगा कि वाकई भाजपा का था या नहीं था। पर इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 25 आदमी है, 500 आदमी है, किसी ने कह दिया कुछ, वो अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंक्वायरी पता जाएगा, ये कह देने से कि एक भाजपा का आदमी एक था शायद वहां पर
ये कोई विषय नहीं है डिस्कस करने का। हाँ, भाजपा के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते, जाते वहां कुछ कर रहे होते, उनको किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो भी प्रियंका गांधी के जाने में किसी को क्या इंटरेस्ट है? हम लोगों के लिए तो वो घनी हुई गोली है, स्पेंट बुलेट है। तो अगर आई थी जिस जोर शोर के साथ लोकसभा के चुनाव में, उसी तरह अपने भाई को भी चुनाव हरा के चली गई, तो और कुछ जिताया नहीं। यहाँ तक कि मतलब पार्लियामेंट में भी एक सीट के अलावा कोई सीट नहीं जीत सके पूरे उत्तर प्रदेश भर में। ये तो असर है चुनाव में इन लोगों का। तो अब वो जमाना नहीं, आपको खेरा साहब सवाल ये है ना कि आखिर सपा के इस अभियान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे कैसे? सरकार सर आपकी है दोनों जगह पर। बात समझ में आएगा ना क्यों लगे। अब जैसे जांचें हुई पीछे, खालिस्तान वलिस्तान के नारे लगे कृषि बिल में। आज अभी प्रियंका जी दो बातों पे उन्होंने बड़ा जोर दिया, कृषि बिल पर करेंगी, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर करेंगी। असल में वो ये भूल जाती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर जनसंख्या से आप डिवाइड करेंगे तो राजस्थान में कहीं बहुत ज्यादा है। अब अगर उस हिसाब से आप देखेंगे महिलाओं के रेप केसेस वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर जो हमारे यहाँ 1.87% है तो दिल्ली में 6% है, तो केरला में 5% है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे तो कम पाएंगे। तो इसमें वो क्या उठा पाएंगे? हमारा महिलाओं के अपराध का सॉल्विंग रेट हमारा 60% है, जबकि दिल्ली के अंदर 33% है, पंजाब में 22% है। हमारा ग्राफ तो बेहतर है, तो दोनों जगह मोदी जाएंगी ना। मतलब ये है प्रियंका जी जो बोली है, दोनों जगह आंकड़े हैं ना, ये आंकड़ों को किस तरीके से पेश किया जा रहा है? कृषि बिल में वो बोल रही है तो कृषि बिल में हम कृषि बिल वापस लेने वाले हैं ही नहीं। नाबालिग महिलाओं के अपहरण और विवाह के लिए जबरन अपहरण के कितने मामले पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है। और ये दलित महिलाओं के साथ किस तरीके से, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है। जावेद भाई, वो आंकड़े हम नहीं बनाते हैं। विजय साहब आप ये आंकड़े बनाते हैं। और जब एनसीआरबी के आंकड़े आए तो सरकार की तरफ से बयान आया कि हम एनसीआरबी के आंकड़े को हम स्वीकार नहीं करते, हम मानते नहीं है। ये तो आप सब लोगों ने कहा ना, ये सबने देखा। तो एनसीआरबी के आंकड़े ना माने जाएं और योगी जी की टीम 9 के उनके नवरत्नों के आंकड़े हम मान लें जो जबानी जमा खर्च करें, ये तो आप एनसीआरबी को समाप्त कर दीजिए। केंद्र में सत्ता आपकी है, आप एनसीआरबी के आंकड़े को नहीं मानने का काम कर रहे हैं। हम उसी के आंकड़े दे रहे हैं। अब उसके आंकड़े मैं जब आंकड़े दे रहा था, जीरो और पॉइंट हटा के बात कर रहे हैं। आप जीरो पॉइंट को आप गूगल सर्च पंजाब में आप गूगल, विजय साहब आप गूगल सर्च कर लीजिए। आपने जीरो और पॉइंट आगे का हटा दिया और बाकी आपने प्रस्तुत कर दिया। आप इसको देखने का प्रयास करिए। पूरे देश में कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये तो अभी नाबार्ड की रिपोर्ट आ गई। आप किस तरीके से क्या मैंने आंकड़े आपके कहने से नहीं, मैंने तो आंकड़े आपको बता दिए ना सामने। आंकड़े मेरे सामने भी है। आंकड़े ठीक है, आप जैसा रिसर्च हम नहीं करते, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात हम बोल रहे थे भाई, ये बात लोकसभा में चिल्ला ली ना, बहुत सारी सीटें एक लोकसभा में चिल्ला नहीं, चिल्लाया उस समय भी। देखिए विजय साहब, आप चिल्लाने की बात करते हैं, चुनाव में क्या लोकसभा में नहीं है? जो सरकार वही कहता रहे कि अपराधों पर योगी सरकार ने नियंत्रण किया है। जावेद साहब, खेरा साहब, आप दोनों रुकिए भाई। शशांक जी का रुख कर लेते हैं। शशांक जी आपसे सवाल समझ जी बताइए। चीज का मैं साक्षी हूँ और साक्षी का हूँ कि मेरे जनपद में एक पसगुआ ब्लॉक है। मैं अपना प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी था, उसको लेके गया, उसकी प्रस्तावक महिला थी, और जिस तरीके से हम लोग को रोका गया और प्रत्याशी को किसी तरह वो अंदर गई, और जो भाजपा के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में, सांसद और विधायक की मौजूदगी में जिस तरीके से उसका चीरहरण किया गया, जो साड़ी खींची गई, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक पूरी सिंबॉलिक घटना आ गई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और अल्टीमेटली हम नामांकन नहीं कर पाए। तो मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि सत्ता है, इलेक्शन मोड में भाजपा है, लेकिन उसके कार्यकर्ता सत्ता के मद में भी हैं और जनता इसको देख रही है। शशांक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि आपका जो आगरा में प्रदर्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आप कह रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक था,
तो 4 वो लोग कौन थे, क्या आप लोग स्वयं से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? कुछ लोग शायद गिरफ्तार भी हुए हैं उसमें, आज अभी ये पता लगा है आधे घंटे पहले। और किसी भी इस तरह के अपराधी को कोई क्षमा याचना की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। पार्टी से जो मैंने अभी तक कोई, जो मेरे रिसोर्सेज है, जो मैंने पता किया, उसका किसी का भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह के ये घटनाएं होंगी और इन घटनाओं को हम लोग हमेशा कंडम करते आए। नहीं शशांक जी, अगर आपकी पार्टी के लोग नहीं है तो आपके इस आंदोलन में वो लोग पहुंचे कैसे? ये तो पुलिस वो ही बताएगी कि किस तरीके की हो सकता है। वो एक ही मिनट का इंस्टांस और नारे लगाए हुए, वो पकड़ लिए गए हो, जो भी स्थिति हो, या भगा दिए, पूर्ण रूप से जांच कोई पदाधिकारी ने भी बेवकूफी करी है, उसे भी जेल भेजना चाहिए। हम तो कोई इसकी कोई रियायत नहीं, इसको किसी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है शशिकांत। चलिए ठीक है शशिकांत जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अब चेहरों की कमी नहीं है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी जी चेहरा हो गए हैं, सारी कंट्रोवर्सी, सारे विवाद समाप्त हो गए। अखिलेश जी हैं ये सपा के, बसपा में मायावती जी हैं और साथ में अब कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई हैं। क्या लगता है कि अब यूपी में चेहरों की कोई कमी नहीं है और जबरदस्त टक्कर होगी इन चेहरों को लेकर के? नाम पहले से ही स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी का नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। ऑलरेडी वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बसपा से स्वाभाविक है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मायावती जी, तो वहाँ भी कोई नेतृत्व का इशू नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी जरूर इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, लेकिन प्रियंका जी कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है कोई कांग्रेस पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है उसमें प्रधानमंत्री जी ने अभी कल ही जो है योगी जी की बड़ी तारीफ की है बनारस के अंदर, आपने भी सुना होगा। लेकिन उसमें आगे क्या होगा, पार्टी किस रूप में निर्णय लेगी, यह उसका अपना आंतरिक मामला है और उस पर हम कुछ स्पष्ट रूप से अभी कुछ कह नहीं सकते। आसाम में भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन मुख्यमंत्री उसके बाद उन्होंने बदल दिया था। लेकिन चेहरों की कमी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि इन चेहरों को आगे रख करके पार्टियां किस तरह से उसे वोट में ट्रांसलेट करती हैं। और वोट में ट्रांसलेट करने में बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और समाजवादी पार्टी का प्रश्न है। दोनों का ही जो अपना जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो बहुत पूरे देशव्यापी है। बीएसपी जो है फिलहाल के वर्षों में काफी कमजोर हुई है, क्योंकि उसके जितने भी कद्दावर नेता थे, अगर मायावती जी को छोड़ दिया जाए तो उन्हीं कारणों से पार्टी से वो अलग हो गए हैं। तो बहुत सारे चीजें जो है वो आगे जो है अभी हमें देखने को मिलेगा कि पार्टियां किस रूप में जो है किस तरह से अलायंसेज बनते हैं और उनका धरातल पर जो है वो किस रूप में सामने आएगा, हमें आगे के दिनों में तस्वीर साफ होगी अभी। ठीक है विजय खेरा साहब। ठीक है विजय खेरा साहब, आपको क्या लगता है कि योगी जी के आगे कोई है नहीं, लेकिन मायावती, अखिलेश और प्रियंका तीन बड़े चेहरे हैं, कैसे निपटेंगे आप इनसे? ये मायावती जी के बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए हैं। मैं ये बता दूं मैं आपको, मायावती जी के पास बड़ा नेता कोई आया ही नहीं कभी। उनकी पार्टी में एक आध छोड़ दें अगर, तो वो नेता बड़ा खुद बनाती है। मायावती जिसको टिकट देती है उनकी दम पर वो जीतता है, और मायावती जिसको मंत्री बना के सारी पावर देती है वो बड़ा नेता बन जाता है। नहीं तो उनके जितने बड़े नेता उन्होंने बनाए थे सब धाराशाही हो गए, सब सड़क पर हैं, कोई जेल चला गया, कोई कहीं चला गया। अरे तमाम सारे लोग आपके यहाँ हैं भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य, जुगल किशोर, बहुत सारे लोग आपके यहाँ आ गए भाई जी। जिसको टिकट देती है और खुद जाती है वो जीतते हैं लोग, उनका अलग उनका वोट बैंक है। भले बहुत कम जीते ज्यादा जीते अलग बात है, तो उन्हें इस बात की चिंता इसलिए नहीं रहती है कि जिसको मर्जी चाहे निकाल देती है 1 मिनट के अंदर। और मैं आज आपसे फिर कह रहा हूँ कि सपा की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है और सपा ने जो पिछले 5 साल में जो गैंगस्टर करके काम किया है, सपा से ज्यादा अब की बार मायावती भारी पड़ेगी उनके ऊपर। आज मैं आपसे फिर बता दे रहा हूँ। और जहां तक आपकी नजरें मायावती पर क्यों इतनी इनायत हैं विजय खेरा साहब? लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं इसको लेकर के।
तो निश्चित तौर पर है। तो क्या फिर आपकी जिसको टक्कर टिकट मायावती से है क्या? जी नहीं, मैं क्योंकि सापा से मायावती सापा के ऊपर जो पुराना मायावती हरदम आप देखना रिमांड बैक करती हैं, हारती हैं फिर जीतती हैं। अभी लोकसभा में 10 जीत गई और सापा 5 पे रह गई, कांग्रेस 1 पे रह गई। एक जादू कैसे हुआ, इस पर विचारना चाहिए। जादू हुआ ना, कैसे उन्होंने रिमांड बैक किया है, 3-4 बार हो चुका है बार। तो मायावती सापा से भारी पड़ेंगी, ये मेरी गणना है और मैं प्रमाणित तौर पर आपको चीजें बता भी रहा हूँ। दूसरा रहा पाकिस्तान जिंदाबाद और फलाना जो नारे वारे हैं, ये 20 साल कश्मीर में लगते रहे, झंडे तक पाकिस्तान के सजते रहे, उड़ते रहे, हमने अपने सबने देखा, कुछ नहीं हुआ उन लोगों का। जेएनयू में आगे लोग नारे लगाते हैं, तो ये लोग पले हुए हैं ना पुराने। एक सिस्टम है, एक गैंग बना हुआ है देश के खिलाफ, जिस गैंग बाहर से फाइनेंस होता है। कितने सारे अभी पकड़े गए, बीच में आ भी गए थे, विदेशी पैसा आ रहा था। इन सबको रोकना होगा। तो उत्तर प्रदेश में ये नहीं चल पाएगा योगी जी के राज में। लगा लिया, ठीक है। हाँ, देश में भी नहीं चल पा रहा सर, कहाँ चल पा रहा है? ठीक है, जावेद अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने करिश्मा किया, क्या उत्तर प्रदेश में भी दो, लेकिन एक नहीं दो महिलाएं हैं? एक तो मायावती जी ऑलरेडी प्रूव्ड है और दूसरा प्रियंका। क्या लगता है, प्रियंका भारी पड़ेंगी कि सब पर? दल हर नेता अपनी विचारधारा के साथ, अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में होता है, और देश की राजनीति में चुनाव में करिश्मे भी बहुत हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मायावती जी पर ही आश्रित हो गई है 2022 के चुनाव में। और मायावती जी भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए, चूंकि इनका राजनीतिक रक्षा सूत्र का बंधन है, पहले ये राखी बांधते और बंधवाते हैं और उसके बाद गाली गलौज भी करते हैं। ये सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए होता है। आप मायावती जी के ट्वीट देखिए कि किस तरीके के ट्वीट होते हैं, और 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व किस तरीके से भाजपा मायावती पर हमलावर होती थी। आज वो हमले दोनों तरफ से नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो सत्ता का स्वार्थ है, निश्चित रूप से उसमें अब उत्तर प्रदेश की जनता 1989 के पूर्व की स्थिति की ओर लौटना चाहती है। इसलिए प्रियंका जी सब पर भारी होंगी। वो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी निश्चित रूप से। और हम जनता के गठबंधन के साथ, जनता के मुद्दों के साथ हम एक संकल्प हमारा यही है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। शशांक यादव जी, आपके अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, बाहर से इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, क्या लगता है सब पर, योगी जी पर भारी पड़ेंगे? मशहूर डायलॉग है, इट इज ऑल इकोनॉमिक्स स्टूपिड करके एक है कि सारी बातें अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करती हैं, जिसको अखिलेश जी बेहतर तरीके से समझते हैं। उसका मैं बता देता हूँ शशांक जी। वो 99 में वो बात कही गई थी और वो चुनाव में कहा गया था, इट्स ए स्टूपिड इकोनॉमी, इट्स ए इकोनॉमी स्टूपिड, मतलब कि ये आपकी सारी चीजें अलग हैं, ये अर्थव्यवस्था का मामला है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ इकोनॉमी पर डिपेंड करता है और चुनाव हमेशा अर्थशास्त्री सिद्धांतों से चलते हैं। 11.4% की जीडीपी उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी ने छोड़ी थी और इन्होंने मात्र 8 महीने में, लिखा पढ़ी में विधान परिषद का उत्तर है, 6.3% पहुंचा दी थी। और नोट उसके बाद तो लगातार ये गिरते ही चले गए हैं। इतने डरते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा देने की वेबसाइट इन्होंने बंद कर रखी है कि कितने, पूरी दुनिया में आप जान सकते हैं कितने बेरोजगार हुए, कितने को रोजगार मिले। ये जिनको रोजगार दे रहे हैं उसका तो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कितने की नौकरी जा रही है किसी का पता नहीं है। 25 से 30% आम आदमी की सेविंग गिर रही है कि उसको कभी बोलेंगे नहीं। आप यहाँ पर लगातार कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आम आदमी को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उस पर ये बोलेंगे नहीं। आज भी खेड़ा साहब ने बड़े दावे के साथ कहा है और मैं भी दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका हर प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है। याद कर लीजिएगा कि 1 जनवरी को हम लोग मिलेंगे और 31 दिसंबर को इन्होंने कहा कि हम, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं फिर कह रहा हूं अगर यही हाल रहा तो अगले जो ठीक है शशांक जी, ठीक है शशांक जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है शशांक जी, समय इतना ही था हमारे पास में, इजाजत नहीं दे रहा समय।
बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो रणनीति है, चुनाव का जो आगाज हो चुका था कल से और उसको लगातार गति मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्यसमिति की बैठक किया और ये अलग बात है कि वो वर्चुअल बैठक थी, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से 3 दिन के दौरे पर आ गई हैं और उनके स्वागत में अमौसी से लेकर के हजरतगंज तक भारी भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ सवाल भी कई उछाल दिए। तो सारी पार्टियां में अपनी एक रणनीति बना ली है और उसके आगे चल रही है। अब कौन किस पे भारी पड़ेगा, कौन आगे निकलेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।